हाय गाइस। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आ रही होगी। सो आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रिस्क मैनेजमेंट इन इंडियन मार्केट्स। मेनली मैं इंडियन मार्केट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपने पुरानी सारी वीडियो देखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप वाइज अगर सारी चीज़ें देखोगे तभी समझ में आएगा। बीच में से कुछ भी उठा के देख लोगे तो वो किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट में देखिए, इसमें भी दो तरह के रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है। पहले तो बीच में एक लाइन डाल देते हैं। सो फर्स्ट हो गया नॉर्मल स्टॉक्स। ठीक है। कोई भी अगर, लेट मी रिफ्रेश, इंडियन स्टॉक्स हो गए। और दूसरी चीज़ हो गई अपनी इंडाइसिस। ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो उसके अलावा बीएसई सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। मैं मोस्टली जो ट्रेड करता हूँ निफ्टी और सेंसेक्स में करता हूँ, बीएनएफ में नहीं करता, क्योंकि बीएनएफ में अगर आप देखोगे ना, अगर ऐसे मूव जा रही है, ठीक है, और ये मूव बहुत यहाँ पे स्लो हो जाती है और उसके बाद ये एक छोटी सी स्पाइक भी, आपका बीएनएफ का चार्ट ऐसे छोटी सी भी स्पाइक दे देता है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो अपना ऑप्शन का चार्ट है, मान लो वो ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन के चार्ट में एकदम बहुत ज़्यादा हाइक आ जाती है। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे कंसोलिडेट करना शुरू करता है। मैंने क्या नोटिस करा था कि एट द टाइम कि जब ऑप्शंस का चार्ट, एक सेकेंड, लाइक जब ऑप्शंस का चार्ट ऐसे मूव कर रहा था अकॉर्डिंग टू द बैंक निफ्टी, तो मैं ये देख रहा था कि अगर बैंक निफ्टी में स्लो एंड स्टेडी मूव भी आ गई, कि लाइक देखो, अगर मैं ट्रेड में हूँ, 1 मिनट में हल्का सा कंसोलिडेशन भी आ गया, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के भी अकॉर्डिंग, वैसे अगर आप 1 मिनट में टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो आपका डीके इतना ज़्यादा नहीं होता कि लाइक लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस मत करो, आपकी साइड मूव होगा तो डीके आएगा, ये वो नहीं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में या सेम डे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको, अगर करते रहेंगे नॉर्मली ट्रेड, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मैंने चीज़ देखी है। ठीक है। अब ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस में बैंक निफ्टी के, स्पेशली बैंक निफ्टी के ऑप्शंस इतने ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। सो सिर्फ इसी चीज़ की वजह से मैं बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा रजिस्ट करता हूँ। बैंक निफ्टी में कोई बहुत बैंगर ट्रेड दिखेगी मैं तभी लेता हूँ, उसके अलावा मैं बैंक निफ्टी में करता ही नहीं हूँ। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें नॉर्मल है हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ स्टॉक। ठीक है। मेनली तो यही हुआ रिस्क मैनेजमेंट की, आपको पता है कि आपका कितना रिस्क है। ठीक है। लेट्स सपोज कि 1 लाख रुपीज़ की आपकी कैपिटल है। ठीक है। जिसकी कैपिटल बड़ी है वो रिस्क कम रखे। लाइक अगर 1 करोड़ रुपए कैपिटल लगा रहा है तो उसमें 1% का रिस्क रखे कि 1 लाख रुपए का रिस्क ले लिया। बट जिसकी कैपिटल ही 1 लाख है तो वो नियर अबाउट 3 से 4% का रिस्क ले सकता है एवरी ट्रेड पे। अगर मान लो इतना भी रिस्क नहीं लोगे, 1,000 रुपये लोगे, बदले में आप अगर 1:2 की ट्रेड डालोगे, 2,000 कमाओगे, तो जल्दी अकाउंट ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी का अकाउंट नियर अबाउट 80,000, 1 लाख रुपए, तो वो 3 से 4% की ट्रेड पे रिस्क ले, लाइक 3% ले, 3,000 रुपये। ठीक है। बदले में मिलेगा 6,000 रुपये। अब कैसे है, मान लो 1 लाख का कैपिटल है और स्टॉक प्राइस है इज, लेट्स सपोज, 2,000 रुपीज़। ठीक है। डायरेक्टली नंबर ऑफ स्टॉक्स कैसे आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टॉक्स आ गए अपने टोटल कैपिटल। ठीक है। बेसिकली आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, वो है 1 लाख। ठीक है। अब स्टॉक प्राइस अगर 2,000 रुपीज़ है तो
मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप 1 लाख में कितने ले सकते हो? आप ले सकते हो 50 शेयर्स, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। अब 50 अगर आप शेयर ले सकते हो, ठीक है, सो अब इस चीज़ में क्या है कि आप ये देखो कि 1 लाख में अगर आप 50 शेयर्स लोगे तो आपका एस एल कितना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि स्टॉक प्राइस तो मैंने वैसे ही बता दिया कि कितना आना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज आपका एस एल इन रुपी है किसी में भी 150 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टॉक प्राइस से कोई डिफर नहीं करता, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग द रिस्क या नंबर ऑफ स्टॉक आपको कितने लेने हैं, ठीक है। अब एस एल इन रुपीज़ आपका 150 है, आप टोटल अगर 3 से 4% रिस्क लोगे तो लाइक 4,000 रुपये का रिस्क लोगे, ठीक है। तो इसमें आता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो डिवाइडेड बाय एस एल इन रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 150 है, तो इसको कैलकुलेट करके आपका जो लाइक नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करके आप साथ के साथ इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसके नियर अबाउट 26 शेयर ले सकते हो, ठीक है। 26 आप इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर ले सकते हो, ठीक है। इंडियन मार्केट का तो ये बहुत इजी है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका रिस्क कितना है, लाइक अगर 1 लाख कैपिटल है उसका आपका रिस्क बनता है 3,000 से 4,000। सो उस केस में क्या करना है, 3 से 4,000 रिस्क, अपना जो रिस्क ले सकते हो वो लिखा, उसको डिवाइड कर देना एस एल से कि कितने रुपीज़ का आप एस एल ले रहे हो। अब वो एस एल कितना भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आपको बता देगा नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने लेने हैं, लाइक 26 लेने हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सो आप 26 ले सकते हो क्योंकि 1 लाख के हिसाब से आप देखिए 5x लेवरेज भी ले सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए किसी में 5x लेवरेज है तो आप टोटल जो अमाउंट की ट्रेड कर सकते हो वो 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी टोटल कैप कितनी है, ठीक है। आप 3 से 4% का रिस्क लें, ठीक है, 5x लेवरेज भी यूज़ करें, कोई इशू नहीं है उसमें। अब बहुत लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में लेवरेज क्यों यूज़ करनी है, ये सब बोलने की चीज़ें हैं। जब आप इंट्राडे ट्रेड करोगे उसमें सारी चीज़ें लेवरेज के अकॉर्डिंग करोगे, आपको बहुत ईज़ रहेगी सारी चीज़ कैलकुलेट करने में। अब मान लीजिए लेवरेज लेनी है और वो 5x की दर है, तो इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपीज़ अगर मान लो आपको 1 लाख के अकॉर्डिंग ही सब देखना है कि क्या करना है क्या नहीं, तो आप अपना 20,000 कैपिटल अकाउंट में रखो, 80,000 को अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में रखो। मान लीजिए अगर आपका 20 के ब्लो होता है तब उसमें ऐड कर लो, वरना 1 लाख ही रखो। ट्रेड तो आप इस हिसाब से करोगे ना कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, लाइक जैसे आपने रिस्क लिया 4,000 का तो 4,000 डिवाइडेड बाय 150, रिस्क आपका एक ट्रेड में 4,000 ही रहेगा, चाहे वो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है 10 लाख रुपए पड़ा है, डजेंट मैटर। सो ये जो यूट्यूब पे लोग वीडियोस में बोलते हैं कि अकाउंट में इतना पैसा, ये वो मुझे समझ नहीं आता क्यों। अकाउंट में 10 लाख भी रखो, अगर दिन का आप कैपेबल हो रिस्क लेने के 3 से 4 हज़ार, तो उतना ही लो एस एल से डिवाइड करके और अपना टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आ जाता है, ठीक है। तो देखो इंडियन मार्केट्स का जो तरीका है वो बहुत ही ईजी है, 2 मिनट में सीख जाओगे कि ठीक है क्या अपना रिस्क है, क्या क्या उस पे एस एल है, तो शेयर्स पता चल जाएंगे। अब मेन आते हैं इंडाइसिस पे, ठीक है। इंडाइसिस आर मेन, एंड ये इसलिए भी क्योंकि मैं इंडाइसिस ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। अब इंडाइसिस को भी देखिए मैं ना 3 कैटेगरी में बांट के रखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी कैपिटल फिक्स करो इसमें कि फिक्स योर कैपिटल, ठीक है, कि आपकी कैपिटल कितनी है। लेट्स सपोज कि आपकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, क्योंकि बेयर मिनिमम अगर आपको ट्रेड करना है इंडाइसिस या ऑप्शंस, ठीक है, इंडाइसिस के आगे मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ ब्रैकेट में ऑप्शंस, ठीक है। सो अगर अब आपको ऑप्शंस ट्रेड करने हैं तो मिनिमम कैपिटल जो होनी चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ से कम कैपिटल है तो आप ऑप्शन में एंटर मत कीजिए, ठीक है, आप स्टॉक्स ही देखिए। 1 लाख रुपीज़ के अगेंस्ट में मैं ये बोलता हूँ कि आपको एक लॉट ट्रेड करना है, ठीक है। 1 लाख के अगेंस्ट में
आपको 1 लोट ट्रेड करना है आफ्टर 1 लाख, जब 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल ग्रो करो, उससे ज़्यादा जितने भी लैक्स में कैपिटल ग्रो करो, लाइक आपने 2 लाख की, तो आप 3 लोट्स ट्रेड कर सकते हो, लाइक 2 लाख पे 3 लाख रुपीज़ पे आप 5 लाख, फर्स्ट जो लाख है उस पे एक ही लोट करना है, उसके बाद जैसे जैसे आपका पर लाख बढ़े आप दो अपना इंक्रीज कर सकते हो लोट, ठीक है। जैसे मान लो 1 लाख कैपिटल है, तो उसके साथ आपने 1 लोट ही ट्रेड किया, ओके। अब यहाँ कैपिटल 2 लाख हो गई, तो आपने 3 लोट कर दिया इसको, ठीक है, 3 लोट। ऐसे ही अगर आपका 3 लाख हुई, तो आपने इंक्रीज करके इसको कर दिया 5 लोट्स, ठीक है। तो दिमाग में ये रख सकते हो कि हमेशा, अगर एक अच्छे से याद ही रखना है, किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि लोड्स हमेशा ओड नंबर्स में रहेंगे, अब वो डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल कितनी है, ओड्स नंबर पे लोड रहेंगे, ठीक है। सो ये एक ईजी वे है इस चीज़ को याद रखने का। अब आ जाते हैं कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। देखो, अब 2 लाख कैपिटल है, तो 2 लाख के अगेंस्ट में हम एट मैक्सिमम, ठीक है, 3 लोट ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं आपको एट मैक्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब 3 लोट किस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिख लो, टोटल नंबर वी कैन ट्रेड विद 12 कैप इज, वो अपना नंबर है 3 लोट्स, ठीक है। 3 लोट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। अब 3 लोट्स में, अब देखो, इसमें तो रिस्क मैनेजमेंट होता नहीं है, बहुत सारे लोग आके सिखा देते हैं कि ऑप्शंस में ऐसे रिस्क मैनेज करो, वैसे करो, नंबर्स में करो। जब तक आप ऑप्शंस में नंबर कैलकुलेट करने और एसएल वगैरह कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, और आप ट्रेड कर रहे हैं 1 मिनट 3 मिनट में, तो जो यहाँ पे सही में ट्रेड करता है उसको ये चीज़ पता होगी कि तब तक तो आपके हाथ से आपकी ट्रेड निकल चुकी होगी बहुत दूर, टाटा बाय बाय, और प्रीमियम में इतनी मूव आ चुकी होगी कि उसके बाद आपका एंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए जो ट्रेड करते हैं उन लोगों को ये चीज़ पता है कि भाई हम ऑप्शंस में कभी भी नंबर, शेयर, कितने लोट लेने, ये कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते हैं। तो इसका देखो मैंने दो चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। अब ये कर लेता हूँ मैं 3 पार्ट में डिवाइड इस चीज़ को। अब मैं इसमें कैसे ट्रेड करता हूँ कि एक सेटअप हो गया मेरा बी सेटअप, ठीक है, एक हो गया ए सेटअप, और एक हो गया ए प्लस सेटअप, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि मैंने अकॉर्डिंग टू माई सेटअप, जैसे मैं आपको नेम्स बता देता हूँ, मैं एक ईएमए सेटअप यूज़ करता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट चार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल इंडाइसिस में, ये भी चीज़ एक इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, इस पॉइंट को ध्यान से सुनो और लिख लो कहीं पे, कि चाहे आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, कभी भी ऑप्शन चार्ट को देख के ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ट्रेड आपको निफ्टी स्पोर्ट में, या फिर अगर निफ्टी जो फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स होता है, अगर उसमें अच्छी वोलेटिलिटी और वॉल्यूम है, तो फिर कि मतलब अजीब कैंडल्स नहीं बन रहे कि कैंडल्स हर कैंडल में 1-1 मिनट के, 3-3 मिनट के हर कैंडल में गैप दिख रहा है, वैसे अगर कैंडल बन रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी स्पोर्ट को ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहता है, मैं कैसे इसको ट्रेड करता हूँ कि जैसे बी सेटअप है, सो बी सेटअप में आई ओनली टेक 1 लोट, ठीक है। अब इस सेटअप में आ गई अपनी स्कैल्पिंग, ठीक है, कि मेरे को बहुत जल्दी इन एंड आउट होना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई अपना कि न्यू टेस्टेड सेटअप, न्यू सेटअप्स येट टू बी टेस्टेड, ठीक है। स्कैल्पिंग और न्यू सेटअप जो भी मेरे को टेस्ट करने होते हैं वो मैं बी सेटअप्स में रखता हूँ, चाहे स्कैल्प मेरे को कितना भी अच्छा दिख रहा हो, लेकिन मैं स्कैल्प हमेशा 1 लोट से ही करता हूँ।
अगर ये आपका कैपिटल है 2 लाख, अगर मान लो मेरे पास यहाँ 10 लाख है, तो ये नंबर चेंज हो जाता है। बट मैं फॉर बिगनर्स और सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि 2 लाख के कैपिटल में क्या करना है कि जो स्कैल्प है इसमें एट मैक्स आप 1 लोड करें, ठीक है। इन केस कि अगर आपको बहुत लाइक अलग चीज़ दिख जाती है, ठीक है, सो स्कैल्पिंग या न्यू सेटअप, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, आई ओनली टेक 2 लोड्स, ठीक है। अब ये चीज़ प्री डिफाइंड होनी चाहिए कि आपने कौन से सेटअप किस में डालना है। वेरी वेरी गुड स्कैल्प विद ऑर्डर फ्लो डाटा, ठीक है। अब एक चीज़ है जो ऑर्डर फ्लो डाटा होती है, उसके बारे में मैंने अभी सिखाया नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है सीखने में स्टार्टिंग में। बट ऑर्डर फ्लो डाटा ऐसी चीज़ है जिसका मैं यूज़ आजकल करने लगा हूँ क्योंकि ऑर्डर फ्लो डाटा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, सो उसके ऊपर भी मैं ट्रेड करता हूँ। एंड इसके अलावा 2 लोड्स के अलावा व्हाट्स द थिंग कि जो 2 लोड में मैं चीज़ें देता हूँ, दैट इज़ अ बिल्डअप सेटअप, जो ये मेरा खुद का सेटअप है, ठीक है, सेल्फ मेड। एक्चुअली मैंने ये किसी मेंटर से सीखा था, लेकिन मैंने इसमें कुछ चीज़ें खुद से मैंने इसमें मॉडिफाई करी है। एंड उसके बाद ये सेटअप मैंने खुद से मॉडिफाई किया है, ठीक है। और जो ए प्लस सेटअप है, 3 लोड्स, इसमें देखो जो ए प्लस सेटअप है, अगर मेरी कैपिटल 2 लाख है, जो कि एक नॉर्मल कैपिटल है अगर कोई भी ऑप्शन स्टार्ट कर रहा है 1 to 2 लाख, ठीक है। इसमें जो मेरे सेटअप्स आते हैं, इसमें इंक्लूड करता है ईएमए सेटअप, ठीक है। अदर देन दैट ईएमए मेरा मॉर्निंग रेंज, ठीक है। और उसके अलावा जो करता है, जिसको आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है, दैट इज़ कि इसमें मैं यूज़ करता हूँ अपना इम्बैलेंस फिल, मॉर्निंग इम्बैलेंस, बेसिकली मॉर्निंग इम्बैलेंस फिल, ठीक है। ये सारे सेटअप्स हैं, ये मैं कभी ना कभी वीडियो बना के सिखा दूंगा। बट मोर और द लेस देखो, सेटअप सबके डिफरेंट हो सकते हैं। आपके लिए इंडिकेटर्स काम कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं करते हैं। अब आप मेरे इंडिकेटर्स में देखोगे तो वॉल्यूम जो मेरे को नीडेड रहती है ज़रूरी, ठीक है। वीवैप एक चीज़ है जिसको मैं देखता हूँ, एक ईएमए को मैं देखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा किल जोन्स है, लाइक जब मैं फॉरेक्स मार्केट को थोड़ा फेच करता हूँ तो मैं उस टाइम पे ये देखता हूँ। हो सकता है कि किसी किसी के लिए कोई कोई इंडिकेटर वर्क करे। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि किसी के लिए कोई चीज़ काम नहीं करती है। लाइक मैंने बोलिंजर बैंड ट्राई करा है, मेरे साथ बोलिंजर बैंड्स कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। हो सकता है आप लोगों को बोलिंजर बैंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे दे, ठीक है। सो रिगार्डलेस ऑफ सेटअप, अब आप इसमें क्या करना है रिस्क मैनेजमेंट में कि फर्स्ट अपनी कैपिटल देखो, और उसके बाद लोड साइज देखो कि आप उस कैपिटल पे कितना ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो यहाँ 4 लाख कैपिटल है, तो 4 लाख कैपिटल्स पे आप टोटल 4 लैक्स कैपिटल पे आप ले सकते हो टोटल 9 लोड्स, ठीक है। एट मैक्स आप लोग 7, सॉरी माई मिस्टेक, आप 7 लोड्स ले सकते हो, ठीक है। 4 लाख के कैपिटल पे एट मैक्स आपने 7 लोड। अब 7 लोड को किस तरह से बांटना है कि बी सेटअप बनता है तो 3 लोड्स, ए सेटअप बनता है तो 5 लोड्स, और ए प्लस सेटअप बनता है तो 7 लोड्स। इस तरह से आप इस चीज़ को बांट सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि उसके बाद जो मेन चीज़ करनी है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को टाइम देके देखना है कि कौन से सेटअप में आपकी कितनी एक्यूरेसी है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सेटअप में किस चीज़ को डालोगे, डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी कि आपकी उस सेटअप में एक्यूरेसी कितनी है।
जितने भी आपके सेटअप है जो 40 to 50% के रेंज में लाए कर रहे हैं कि इनका आप कुछ भी कर लो, इनका जो आपको विन रेशो मिलने वाला है वो 40 to 50% विन रेशो वाला है। सेटअप हैविंग 40 to 50% विन रेट, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब इस वाले में आपको करना है 60 के नियर अबाउट वाला विन रेट, और इस वाले में आपको करना है अबव 65%। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 65 तक ही क्यों, क्योंकि जितने मैंने खुद से बेस्ट सेटअप भी देखे हैं, मैंने आज तक किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी 70% से ज़्यादा नहीं देखी है। ठीक है, तो 65% से अबव सेटअप जो आपके लिए बनते हैं या आपको बिल्कुल कन्विक्शन है कि अगर मैं इस वाले सेटअप को लेता हूँ तो मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगी, चाहे एसएल हो चाहे टीपी हो, मैं बैठूंगा और मैं या तो लॉस लूंगा या टीपी लूंगा, मैं बीच में अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा कि यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सारे सेटअप, अब ये सारे सेटअप ऐसे मैंने इनमें एक बारी एंट्री ली तो मेरे दिमाग में कभी भी सेकंड थॉट नहीं आता है कि मार्केट रिवर्स होगी क्या होगा। इन केस वो रिवर्स होगी, एसएल हिट कर दिया, दैट्स गुड, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ऐसे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो इसके अकॉर्डिंग करना है। मैंने आपको होल एंड सोल जो लोड साइजेज है ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए बताए हैं। ठीक है, सेंसेक्स में कैलकुलेशन डिफरेंट रहती है, सेंसेक्स के लोड साइज छोटे होते हैं तो उसका सिग्निफिकेंटली नंबर बढ़ जाता है। ओके, बट होल एंड सोल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, इतना विन रेट रहता है किसी भी सेटअप का, आप ये माने चाहे ना माने। मैंने 40 to 50 60 सेटअप देखा, 65 70 लास्ट एट मैक्स, अगर अच्छा टाइम चल रहा है 70। सो ये सारे सेटअप है जिनमें मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल हिट नहीं होगी। इनमें मैं हल्का सा सोचता हूँ कि ठीक है कहाँ मुझे एग्जिट कर देनी है अगर इन केस कभी बीच में कुछ इशू आता है, और ये है जो मैं बिल्कुल कि दिमाग लगा के ही करता हूँ कि कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ एग्जिट, तो उसमें कम विन रेट रहता है। और आरआर भी बड़ा नहीं ले पाता हूँ इनमें, तो मैं आरआर 1:2 1:3 का भी ले लेता हूँ, इसमें आरआर कभी नहीं ले पाता हूँ। 1:1 या 1:1.5 तक का ही आरआर मिलता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अब आप बहुत लोगों से सुनोगे कि नहीं निफ्टी पॉइंट से कैलकुलेट करो, ये करो वो करो, वो कभी नहीं होता है। वो सब बोलने की बात है। जब तक निफ्टी में आपके एरिया में कैंडल आएगी और चली जाएगी ना, आपका प्रीमियम इतना मूव कर जाएगा कि आप अपना बहुत परसेंटेज ऑफ विन रेशो, मतलब विनिंग जो अमाउंट है उसमें ही गवा दोगे। ठीक है, क्योंकि निफ्टी देखो, निफ्टी कैसे ट्रेड करोगे, अगर निफ्टी का 25 590 का ही है तो आप इसमें 25 600 का पीई शॉर्ट पीई बाय करोगे अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, अब पीई बाय करोगे, अब यहाँ से उस चार्ट में जाओगे वहाँ पे कैलकुलेट करोगे, तब तक तो पी बाय करते हैं, क्योंकि देखो अगर आप 600 का पी बाय करते हो तो जितना वो अपने प्राइस के पास रहेगा उतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट देगा। मान लो वो पी आ गया अपना 25,000 पे, तो वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट थोड़ी देगा जितना अपना 25 590 या 25 580 के अराउंड होगा। ठीक है, 25 600 का पी इतनी मूवमेंट नहीं देगा जितना वो बिल्कुल अपने एरिया के पास वाले में होगा। अगर दूर होगा तो बहुत धीरे मूवमेंट देगा, तो जो मैक्सिमम मूव आनी होती है वो पास वाले प्राइसेस पे ही आ जाती है। ठीक है, सो ये चीज़ समझो। पता नहीं यार यूट्यूब पे लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, ये तो मैंने अपने खुद के लिए बनाया हुआ है कि 3 सेटअप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू दैट जैसे ही मेरे एंट्री पे आएगी एग्जिट पे आएगी, क्योंकि दिमाग चार्ट्स में लगाऊं या रिस्क मैनेजमेंट में लगाऊं, तो चार्ट्स में मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लोड्स वगैरह ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये है पूरा रिस्क मैनेजमेंट वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें मेरी बताई हुई समझ में आई होगी। एंड थैंक्स गाइस, आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, एंड आई विल गारंटी यू कि एक ना एक दिन मैं आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बना दूंगा। नियर अबाउट 1 से 1.5 साल का टाइम आप मान के चलो, एंड इतने टाइम में मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर बना दूंगा। एंड आपको ये चीज़ें मेरी वीडियो देख के ही समझ में आता होगा कि रियली मैं ट्रेड करता हूँ या फिर मैं बस मार्केट में टाइम पास करने के लिए बैठता हूँ लोगों को कुछ भी सिखाने के लिए। वो चीज़ आप लोग बहुत समझदार हैं आजकल के लोग, आप सब भी बहुत समझदार हो, आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आती होगी। ओके गाइज, सो
दैट्स ऑल फॉर माई टाइम। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट करिए। ऐसे करके देखेंगे तो आपको ट्रेमेंडस फ़र्क दिखेगा अपनी चीज़ें में, क्योंकि आपको फिर आरआर या रिस्क मैनेजमेंट में दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर माई टाइम एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।